हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको मैं नोट्स के माध्यम से आपको लिखवा दूंगा। आप उसको नोट कर लेंगे तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करेंगे। आज की इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो नोट्स की तरफ आए हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय 1। तो नोट्स को समझने से पहले हम नोट्स मतलब चैप्टर का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि नाम ही में सब इसका निचोड़ होता है। तो नाम अगर हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। तो अगर आप नाम देखें तो दो नाम से बना हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया, एक है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो अगर आप यहाँ डेफिनेशन देखें तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ नहीं आएगा, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। इसको मैं और अच्छे से ब्रेक डाउन करता कि रासायनिक अभिक्रिया किसके कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। लेकिन ये जब दो मिलकर के संयोग करता है, मतलब आपस में जुड़ता है, संयोग करता है, आपस में मिल जाता है, कॉम्बाइन होता है, तो क्या बनाता है, H2O बनाता है, जो कि क्या है, जल का अनुसूत्र है, जल बनाता है। तो आपने देखा कि एक गैस है, दूसरा भी गैस है, जब दोनों संयोग कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, जल बना रहा है। तो दो पदार्थ आपस में संयोग करके, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए गुण वाले पदार्थ, मतलब जो इसका प्रॉपर्टी है, गुण है, बिल्कुल डिफरेंट है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से इसका प्रॉपर्टी क्या है, गुण एकदम डिफरेंट है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से भी इसका प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। तो नए गुण वाला पदार्थ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से डेफिनेशन को बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। तो चैप्टर्स के आगे हम बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का तो हमने डेफिनेशन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी हमने देखा कि H2 + O2 मिलकर क्या बना रहा है, इसको पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं H2 + O2 मिलकर क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो ये हमने देख लिया, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रासायनिक अभिक्रिया है H2O, इसको साफ साफ लिख लेता हूँ। ठीक, तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। आपने अभी डेफिनेशन देखा है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो ये दोनों क्या ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसमें एक हिस्सा ले रहा है, पार्ट ले रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आता है इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इस तरह से आपने समझा होगा। तो अगला लाइन भी आपको समझ में आ गया हो। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया देख लिया, हमने जो भाग लेता है उसको अभिकारक देख लिया, और क्या कहते हैं, उत्पाद होता है, मतलब जो बन के आता है फाइनल प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखें तो भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन रासायनिक अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, मैग्नीशियम फीते का जलना रासायनिक अभिक्रिया, दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे चलता है कि कब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, कैसे पता चलेगा हमको कि नया पदार्थ बना है कि नहीं बना है? तो उसके कुछ 4 पॉइंट है जिससे आपको पता किया जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया कब होता है, कब संपन्न होता है। तो देखिए, तो अब उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अगर गैस है तो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा। अवस्था आप जानते हैं, स्टेट्स, जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग बदल सकता है, तापमान में उसके परिवर्तन हो जाएगा, तापमान टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा, या फिर गैस का उत्सर्जन होगा, निकलेगा गैस निकलेगा। तो ये 4 है, 4 में से कोई भी एक हो जाए, या एक से ज़्यादा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो कोई भी पॉइंट हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध जो है उसके प्रॉपर्टी अवस्था क्या है, तो लिक्विड अवस्था में, लेकिन जब दही बन जाता है तो उसकी अवस्था क्या हो जाती है, वो सॉलिड स्टेट्स में आ जाता है। तो हमने देखा क्या फ्रेंड्स कि दूध से दही बन गया, दोनों के प्रॉपर्टी में भी अंतर है। तो प्रॉपर्टी में जब अंतर पड़ रहा है तो हम जानते हैं कि वो क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे दूध से चाय बनाना, चाय बनाने में भी उसके कलर में, रंग में
परिवर्तन हो जाता है, तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न हुई है, कब नहीं हुई है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम पर अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को पढ़ने के लिए, इसको आपको समझने के लिए पहले हम नीचे पढ़ेंगे, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे दोबारा से। तो ये है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे समझना कि रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे कि आपका टॉपिक का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किससे दिखाते हैं, किससे सूचित करते हैं, निरूपित करते हैं, तो रासायनिक समीकरण से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ बहुत आसान भाषा में कि आपको चाय बनाने की विधि लिखनी है। तो चाय बनाने की विधि आप कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि पहले मैं दूध लूँगा, फिर दूध में मैंने चीनी मिलाया, चीनी मिला के फिर मैंने उसमें बर्तन में लिया, आग जलाया, आग जला के फिर उसमें पत्ती डाली, तो फिर चाय बन के तैयार हुआ। तो ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया। अब तो आप लिखेंगे तो आप ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे अगर डिनोट करें कि मैंने क्या लिया, सबसे पहले मिल्क लिया, मिल्क में मैंने क्या किया, शुगर ऐड किया, शुगर के बाद हमने क्या ऐड किया, टी ऐड किया, तो फाइनली हमारा क्या बन गया, टी बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से चाय बन गया। तो ये जो हमने किया फ्रेंड्स, ये पूरा संपूर्ण रूप मैंने बता दिया कि चाय बनाने का तरीका क्या, फाइनल प्रोडक्ट मेरा चाय है, और ये सब क्या है, अभिकारक है जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो दूध ने भाग लिया, शुगर ने भाग लिया, चाय पत्ती ने भाग लिया, और फाइनली चाय बन के तैयार हो गया। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए, सरल तरीके से दिखाने के लिए हम रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। यही रासायनिक समीकरण है जिसको हम एरो से इधर LHS कहते हैं, एरो के उधर RHS कहते हैं, और इसको दिखाने का तरीका है, इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे दिखाया जाता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाया जाता है, ताकि आसान हो, सरल तरीका है समझाने का, बताने का। तो आप यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक, और साथ ही साथ आप अगर देखिए, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, हाइड्रोजन H2 + O2 क्या बन रहा था, ये सॉरी H2O बन रहा था, जल बन रहा था। तो हम हाइड्रोजन अगर लिखेंगे तो हाइड्रोजन पूरा ऐसे हो जाएगा, HYDROGEN हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, इसको और सरल बनाने के लिए उसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का Cl, आर्गन का AR, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिंबल के इस पे हम दिखाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हैं, जैसे उसका ताप, दाब, उत्प्रेरक, तो हम जब तीर का निशान देते हैं तो वहाँ पे अगर गर्म कर रहे हैं तो डेल्टा का निशान दे देंगे, या सनलाइट रहेगा तो जैसे आप, ये रोशनी है सनलाइट की, इसमें अभिक्रिया में होती है, तो यहाँ पे सनलाइट लिख देंगे, रोशनी लिख देंगे, डेल लगा देंगे। तो इस तरह से हम उसको ये किया जाता है, बताया जाता है। तो आपने उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया भी और रासायनिक समीकरण भी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको लिखा H2 + O2 = H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या मिलकर बना रहा है, जल बना रहा है। तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या, इसको और एक एग्जाम्पल, पहले तो मैंने रिएक्शन दिखा दिया, अब इसको मैं एग्जाम्पल पहले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक शरबत बनाता हूँ, शरबत, तो उसमें मैंने क्या लिया, पानी लिया, वाटर लिया प्लस शुगर लिया, शुगर को ऐसे, और फाइनली मेरा क्या बन गया, शरबत बन गया। ये शरबत है। तो मैंने पानी जो लिया था वो लिया था 10 ग्राम, और शुगर मैंने किया कितना लिया, तो 5 ग्राम मान लिया शुगर लिया। तो शरबत का जो मेरा वजन होगा वो कितना होगा, तो ओवरऑल 15 ग्राम होगा। इसमें से ना 1 ग्राम कम हो सकता है, ना ही 1 ग्राम ज़्यादा हो सकता है। जो मेरा शरबत का फाइनल वजन आएगा उसका कितना आएगा, 15 ग्राम आएगा। आप उम्मीद करते हैं कि आपने 9th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि आपको ये बताता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो शरबत फाइनल ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ओवरऑल जितना वजन हम अभिकारक का होगा उतना ही फाइनल वजन किसका होगा, उत्पाद का होगा। तो यही दिखाता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप देखें तो ये मैंने क्या लिखा, H2 लिखा प्लस O2 लिखा। हाइड्रोजन हमेशा 2 के मॉलिक्यूल में रहता है, ऑक्सीजन भी 2 के मॉलिक्यूल में रहता है, लेकिन जब पानी बनता है तो वो क्या बनता है, H2O बनता है। H2O बन गया ये, तो ये यहाँ पे H2O, इसको और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, H2O बन गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आप देखें तो LHS में हाइड्रोजन 2 है,
और RHS में भी हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेकिन LHS में ऑक्सीजन 2 है और RHS में ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। क्यों बैलेंस करना ज़रूरी है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ये फॉलो करता है कि जितना हम उत्पाद लगाएंगे, अगर हम 10 ग्राम पानी और 5 ग्राम चीनी ले रहे हैं तो शरबत मेरा 15 ग्राम का ही बनेगा, उससे कम नहीं हो सकता है, ना ही उससे ज़्यादा हो सकता है। ये साइंस विज्ञान का एक नियम रूल कहता है। तो हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके H2O बना दिया, जो कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। जब भी कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया हो जो संतुलित ना हो तो उसको हम कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। ऐसे भी एग्जाम में पूछता है 1 नंबर 2 नंबर का सवाल कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वैसा रासायनिक समीकरण जो संतुलित ना हो उसको हम क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब फिर से वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि हमने क्या किया था H2O को, तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो मैंने आपको कहा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होती है, समान होनी चाहिए। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है और यही कहता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, H2 + O2, इसको बैलेंस करेंगे हम और फाइनली H2O, मतलब LHS और RHS बराबर होगा। हाइड्रोजन 2 है इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 करेंगे तो हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। जैसे हम 2 से यहाँ गुना करेंगे तो इधर हम देख रहे हैं कि RHS में ऑक्सीजन तो 2 हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया और हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इधर हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। तो इधर हाइड्रोजन के आगे हम 2 लगा देंगे। तो फाइनली 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। किसी एक पदार्थ को उठाइए और दूसरी तरफ बैलेंस कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली दूसरे पदार्थ को उठाइए तीसरी तरफ बैलेंस कीजिए। तो इस तरह से अगर आप बैलेंस करते जाएंगे तो ये बैलेंस होता जाएगा। अगर आपको अभी नहीं समझ आया हिट एंड ट्रायल मेथड तो मैं इसको और अच्छे से इस पर वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स में, जहाँ पे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे संतुलित करते हैं। और मेरा एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने उस वीडियो में बताया है कि कैसे आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया फ्रेंड्स कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। अब हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, तो पहला प्रकार आता है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब कोई A है और B है मिलकर के क्या बनाए, एकल उत्पाद बनाए, एक ही उत्पाद बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगर एग्जाम्पल देखें आप तो कोयले का दहन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, एक ही पदार्थ है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O जल बना रहा है, एक ही पदार्थ बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन। COH2O मिलकर के क्या बना रहा है, बुझा हुआ चूना बना रहा है, COH का होल 2 बना रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगला रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जिससे मतलब ऊष्मा भी निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जब हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और साथ ही साथ क्या बन रहा है, ऊष्मा निकल रही है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, ऊष्मा का उत्सर्जन जिसमें भी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसके साथ ही साथ इसका एक वियोजित, मतलब इसका उल्टा होता है ऊष्मशोषी। जिस अभिक्रिया को कराने में हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ऊष्मा देना पड़ता है, बिना ऊष्मा के दिए उसमें अभिक्रिया नहीं होती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको अवशोषित करता है। एक उत्सर्जन तो ऊष्मक्षेपी, अवशोषण तो ऊष्मशोषी अभिक्रिया। इस तरह से भी पूछता है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो शोषण एक क्या है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है आपका कि शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पे शोषण एक ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब अगर आप आगे देखें फ्रेंड्स, संयोजन हमने देखा था, वियोजन देखते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इससे पहले हमने संयोजन में देखा फ्रेंड्स कि A + B मिलकर के क्या बना रहा है, कोई C पदार्थ बना रहा है। लेकिन वियोजन क्या कहता है कि A ही टूट करके क्या हो जाएगा, B + C, मतलब 2 टुकड़े में टूट जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन। वियोजित हो जा रहा है, टूट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो हमने संयोजन भी देख लिया, वियोजन भी देख लिया। अब अगला पदार्थ देखते हैं हम, ऊष्मीय वियोजन। ये ऊष्मीय वियोजन क्या है, तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे हमने क्या किया, फेरस सल्फेट को फ्रेंड्स ऊष्मा की उपस्थिति में हमने तोड़ा, तो ये
Fe2O3 SO2 SO3 में टूट गया। फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। मतलब ऊष्मा के द्वारा तोड़ा गया अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हुआ है। तो अगला पदार्थ हम देखेंगे फ्रेंड्स वैद्युत वियोजन। मतलब वियोजन तो हमने देख लिया कि टूटने वाला जब अभिकारक टूटता है तो उसको हम वियोजन कहते हैं। अब एक पहले हमने देख लिया ऊष्मीय वियोजन, अब वैद्युत वियोजन, जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर वियोजित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत वियोजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं कि H2O है, पानी में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया तो है ये, लेकिन वैद्युत वियोजन है, क्योंकि विद्युत धारा के द्वारा हम वियोजित कर रहे हैं, तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया है। अगर आप इसका पूरा प्रोसेस देखें तो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है पूरा प्रोसेस कि पानी में हम एक एनोड बना देते हैं, एक कैथोड बनाते हैं, बैटरी से जब जोड़ते हैं तो एनोड पर माइनस वाला अगर जुड़ जाता है, कैथोड पर प्लस वाला अगर जुड़ जाता है, तो पूरा प्रोसेस है। अगर आप चाहेंगे तो इसका वीडियो कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएं, इसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके एक नया वीडियो बना दूंगा। अगला है प्रकाशीय वियोजन। एक और वियोजन का पार्ट है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। तो जैसे कि देखिए आप सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में अगर हम डालेंगे तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस बन के उड़ जाता है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर अलग, ब्रोमाइड गैस बन के उड़ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो अगला हम देखते हैं, अगला इसके बाद आता है ऊष्मशोषी। जैसा कि अभी मैंने ऊष्मक्षेपी के बारे में बताया था, ये उसका अपोजिट है ऊष्मशोषी। इसमें ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब अगला आता है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिक्रियाशील तत्व आपको जानना बहुत ज़रूरी है, रिएक्टिव एलिमेंट, कि कौन कितने रिएक्टिव एलिमेंट, कौन कितनी जल्दी से रिएक्शन करते हैं। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्टिव एलिमेंट तेज़ काम करता है, कौन स्लो काम करता है। जैसे लोग होते हैं, कुछ लोग तेज़ी से काम करते हैं, कुछ लोग सुस्त होते हैं, कम तेज़ी से काम करते हैं, वैसे एलिमेंट भी होता है जो तेज़ी से काम करता है और स्लो काम करता है। तो अगर आप देखें तो ये एक आयरन है, एक तरफ कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर बहुत स्लो काम करता है और आयरन उससे तेज़ी काम करता है। तो क्या करेगा आयरन कॉपर सल्फेट से सल्फेट को उठा करके अपने साथ ले लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो कॉपर के साथ जो बना हुआ है कॉपर सल्फेट, तो उसके साथी को निकाल के बाहर फेंक देता है और खुद आके उसके साथ जुड़ जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें से सल्फेट को क्या कर देता है, कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है आयरन। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। अब इसी के बाद आता है एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर कर देता है, जिंक खुद आकर के बैठ जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसी के बाद आता है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, एक तो इसमें एक तरफ एलिमेंट था और दूसरी तरफ क्या था? कंपाउंड था। तो कंपाउंड में से उसका एक कंपाउंड को एलिमेंट को बाहर निकाल के फेंक रहा था, दूसरा खुद आगे वहां बैठ जा रहा था। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है? दोनों कंपाउंड है और दोनों एक दूसरे के साथ क्या करता है? आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। मतलब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जा रहा है, तो सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl बना रहा है, और वैसे ही सल्फेट बेरियम के साथ जुड़ रहा है, BaSO4 बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। दो यौगिकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपचयन और उपचयन। तो अपचयन उपचयन को समझेंगे। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि वो अपचयित हो रहा है, मतलब अपचयन अभिक्रिया हो रही है वहाँ पे। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी, हार्स मतलब क्या होता है? नुकसान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी अपचयन कहते हैं। फिर से आपको समझना है कि अपचयन किसको कहेंगे? तो अपचयन कहेंगे मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन आगे जुड़ रहा है और साथ ही साथ अगर हाइड्रोजन का नुकसान भी हो रहा है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन का नुकसान होगा, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये यहाँ पे कार्बन था, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो कार्बन पहले अकेले था, सिंगल था, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो कार्बन के साथ कौन आगे जुड़ गया? ऑक्सीजन आकर के जुट गया, और जिसमें ऑक्सीजन आगे जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो पदार्थ अपचयित हो रहा है, मतलब उपचयन हो रहा है वहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको कि जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए, वृद्धि हो जाए, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का नुकसान हो, तो वहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन का नुकसान हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, या फिर वो पदार्थ उपचयित हो रहा है।
अब इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, CuO है, इसको अच्छे से साफ से पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे CuO प्लस H2, तो ये क्या बना रहा है, सॉरी एरो देकर के क्या बना रहा है, Cu प्लस H2O। इस एग्जाम्पल से आप सटीक समझ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे CuO है, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है पहले से, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पे O हट जा रहा है, मतलब O का यहाँ पे क्या हो गया, नुकसान हो गया। जब O का नुकसान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब उपचयन, ऑक्सीजन का नुकसान मतलब अपचयन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको फ्रेंड्स। ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन प्लस हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, अपचयन और उपचयन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन उसी का उल्टा अगर आप देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सॉरी H2O यहाँ पे छूट गया है, तो H2O यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे क्या बन जा रहा है, H2O बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन आगे जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आके जुड़ रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ये हाइड्रोजन है, पहले इसमें ऑक्सीजन आगे जुड़ गया, और जहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर यहाँ पे लिख दें अच्छे से कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है, तो उपचयन क्या होगा, या तो ऑक्सीजन का वृद्धि होगा या फिर हाइड्रोजन का नुकसान होगा, तो वो क्या है, अपचयन है, सॉरी उपचयन है। और अपचयन किसको कहेंगे, या तो ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर हाइड्रोजन का योग होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि किसको अपचयन और किसको उपचयन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपचयन के बारे में लिखा हुआ है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है मतलब ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो वो क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। तो आगे इसके देखते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में अपचयित होकर के, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझा दिया था, वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है। आगे देखते हैं कि क्या है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड। संक्षारण, संक्षारण क्या है, जब कोई धातु आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु का ऊपरी परत क्या होता है, कमजोर होता है, संक्षारित होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि लोहे पे जंग लग जाता है। तो लोहे पे जंग लगना मतलब क्या, कि लोहा जो है, लोहे का मान लिया गेट है या फिर कुछ भी है, तो लोहा जब पानी के कांटेक्ट में आता है या फिर उस पर एसिड का प्रभाव पड़ता है, ये ह्यूमिडिटी में आता है, तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो लोहा क्या होता है, खराब होने लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु खराब होने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सब अपने अपने रेट से होता है, अपने अपने दर से होता है। लोहा अपने दर से होता है, एल्युमिनियम अपने दर से खराब होता है, कॉपर अपने दर से खराब होता है। तो लोहे की वस्तुओं पर तो इस तरह से हमने देख लिया कि संक्षारण किसे कहते हैं, जब किसी धातु का ऊपरी परत कमजोर होता है, संक्षारित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ये क्यों होता है, तो आर्द्र एवं अम्ल के संपर्क में आने से होता है। तो अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, कि धातु को बचाना है संक्षारण से, कि संक्षारण ना हो। तो धातु की वस्तुओं पर जंग लगना, ये सब संक्षारण कहलाता है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। तो अब हमको संक्षारण से बचाना है, तो संक्षारण से बचाने के बहुत सारे उपाय, आप उसके ऊपर पेंट कर देंगे, है ना। तो इसमें दिया हुआ है यशद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण के धातुओं से बचाया जा सकता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स कि यशद लेपन किसको कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यशद लेपन किसको कहते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो उसको खोजिए और खोज के बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डील कर दूंगा, यशद लेपन किसको कहते हैं। विकृति गंधिता, वसायुक्त एवं तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध परिवर्तन हो जाते हैं, इसे विकृति गंधिता कहते हैं। आपने जरूर लेस खाया होगा फ्रेंड्स, कुरकुरे खाया होगा। तो अगर आप देखेंगे तो लेस और कुरकुरे में हवा भरा रहता है। क्यों हवा भरा रहता है? और अगर आप ऐसे किसी चीज़ को निकाल के बाहर रख दें, कोई भी बिस्किट वगैरह को पैकेट से निकाल के रख दें, तो वो क्या हो जाता है, वो मसुआ जाता है, मतलब खराब हो जाता है, वो नरम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो विकृति गंधिता के कारण होता है। जब कोई तेलीय वस्तु, मतलब वसायुक्त, वसा उसको बोलते हैं, फैट बोलते हैं, और तेलीय वायु के संपर्क में आकर वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। तो लेज के पैकेट में खासकर ऐसा कोई गैस मिलाया जाता है जिससे वो ऑक्सीजन या फिर किसी और अन्य गैस से रिएक्शन ना करें और ख़राब ना हो जाए, इसलिए उनको उसमें नोबल गैस भर दिया जाता है, नियॉन, हीलियम वगैरह, ताकि वो क्या हो, विकृति गंधिता ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तैलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब वायु के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और रंग बदल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। विकृति गंधिता के रोकने के क्या उपाय हैं? जैसा कि लेज वाले, कुरकुरे वाले ये अपने इस्तेमाल करते हैं। तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग, मतलब ये अपचयित होते हैं, मतलब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो अपचयित होते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते होंगे। तो उसमें क्या करते हैं, हम वैसे गैस को मिला देते हैं जो अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। कौन सी गैस? तो नोबल गैस। नोबल गैस किसको बोलते हैं? जैसे नियॉन हो गया,
हीलियम हो गया, तो ये सब क्या कौन सा गैस है, आर्गन हो गया, ये सब नोबल गैस है, मतलब वैसा गैस है जो रिएक्शन नहीं करता है। तो इस कप को गैस पर अगर डाल देंगे हम उसमें तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो रिएक्शन नहीं करेगा तो सामान खराब नहीं होगा। प्लस और क्या कर सकते हैं, हम विद्युत रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, मतलब वैसे एयर कंटेनर, मतलब एयर टाइट बर्तनों में हम क्या करते हैं उस सामान को रख देते हैं जिससे वो ख़राब नहीं होता है, जिसमें गैस का आवाजान ना होता है, तो उसको भी हम रख के बचा सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, शीतलन द्वारा, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विकृति घनता से बचा सकते हैं। तो ओवरऑल आपका पूरा पैकेज फ्रेंड्स चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ, हमारा सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं अम्ल, क्षारक एवं लवण का वीडियो अपलोड करूं तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।